हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो आपके आईबीपीएस पीओ में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है। उन सभी क्वेश्चंस का प्रतिशत में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 35 छात्रों और 6 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को मिठाइयां मिली जो छात्रों की कुल संख्या का 20% थी, और प्रत्येक शिक्षक को मिठाई मिली जो छात्रों की कुल संख्या का 40% थी। वहां कितनी मिठाइयां थी ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। प्रत्येक विद्यार्थियों को मिली मिठाई की संख्या है ना, कितनी है? प्रत्येक विद्यार्थी को मिली मिठाई की संख्या 35 छात्र है और कह रहा है कि कुल छात्रों का 20% मिली है। तो 35 का 20% आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि प्रत्येक छात्रों को मिली मिठाई की संख्या 35 का 20%, 35 गुणा 20/100। तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 निकल कर आएगा, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को मिठाई की संख्या कितनी? 7। और प्रत्येक शिक्षक को मिली मिठाइयों की संख्या कुल छात्रों का यानी कि 35 का कितना है? 40%। 35 गुणा 40/100। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 14 निकल कर आएगा। तो मिठाइयों की कुल संख्या 35 छात्र है, एक छात्र को 7 मिठाई मिलती है, तो 35 गुणा 7 प्लस 6 शिक्षक है और एक शिक्षक को 14 मिठाई मिलती है, तो 6 गुणा 14। तो 35 गुणा 7 245, 6 गुणा 14 84, 245 प्लस 84 यानी कि 329। तो 329 टोटल मिठाई है, जो कि ऑप्शन 5 में यहाँ पे दे रखा है ना, कि ऑप्शन 1 नहीं है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, तो दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन 5 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 5th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इस तरीके से है। एक प्रवेश परीक्षा में सीमा ने 56% अंक, नित्या ने 92% अंक और मीना ने 634 अंक प्राप्त किए। परीक्षा के अधिकतम अंक 875 है। तीनों लड़कियों के द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, सीमा के द्वारा प्राप्त अंक कितना है? टोटल अंक का 56%। तो 875 गुणा 56/100, तो सॉल्व करेंगे तो 490 अंक निकल कर आ जाएगा। नित्या के द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना है? टोटल अंक 875 का 92%, तो सोल्व करेंगे तो 805 निकल कर आएगा। तो आवश्यक औसत अंक सीमा के 490, नित्या के 805 है ना, और जी मीना के कितने थे? 634। तीनों को जोड़ दूंगा और 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो तीनों को जोड़ने के बाद आया 1929 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 643। तो औसत अंक आपके 643 आए, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 4th इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। रूबी की मासिक आय गायत्री की मासिक आय से 3 गुना है। गायत्री की मासिक आय प्रिया की मासिक आय से 15% अधिक है। तो प्रिया की मासिक आय 32,000 रुपया है। तो रूबी की वार्षिक आय क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। तो गायत्री की मासिक आय कितनी है? गायत्री की जो मासिक आय है वो प्रिया से 15% अधिक है। तो प्रिया की 32,000, 15% अधिक यानी कि प्रिया का 115%। तो 32,000 गुणा 115 डिवाइड बाई 100, तो इक्वल टू आप लोगों का निकल कर आएगा 36,800। तो गायत्री की मासिक आय 36,800 है। तो रूबी की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी? तो रूबी की वार्षिक आय गायत्री से 3 गुनी है मासिक आय। तो 36,800 है गायत्री की, इसका 3 गुना कर देंगे, रूबी की मासिक आय निकलेगी, और वार्षिक निकालना है तो 12 की गुणा कर देंगे। तो 12 गुणा 3 गुणा 36,800 इक्वल टू, ये आप लोगों के निकल कर आएगी रूबी की वार्षिक आय 13,24,800। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि गौरव ने 38,460 रुपए अपने घर के नवीनीकरण पर खर्च किए और 24,468 रुपए होम थिएटर खरीदने पर खर्च किए, और कुल राशि में से शेष
28% उसके पास नगद के रूप में थे। तो बताइए कुल राशि कितनी थी, ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। घर के नवीनीकरण और होम थिएटर पर खर्चा कितना है, ये है आप लोगों का 28%, यानी ये कितना खर्चा है आप लोगों का। तो यहाँ पे कहता है कि खर्च करने के बाद 28% शेष बचा, तो टोटल 100 में से 28% को माइनस करूंगा तो 72% निकल कर आएगा। अगर मैं ये कह दूं कि कुल राशि x रुपए है, तो फिर x का 72%, x गुणा 72/100 कितना हो जाएगा, 38,460 प्लस 24,468। तो x गुणा 72/100 इक्वल टू 62,928। तो x इक्वल टू 62,928 गुणा 100/72, यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 87,400। और 87,400 आपका दे रखा है फिफ्थ ऑप्शन में, और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। रेने और सोम के मासिक वेतन के बीच संबंधित अनुपात 5:3 है। रेने अपने मासिक वेतन में से 1/6 को किराए के रूप में देती है, 1/5 को अपनी माँ के लिए, और 30% अपनी शिक्षा ऋण के रूप में, और 25% विविध व्यय के लिए अलग रखती है। शेष 5,000 रुपए वह बचत के रूप में रखती है। बताइए सोम का मासिक वेतन क्या है, ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिएगा, रहने का खर्च का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/5 प्लस 30/100 प्लस 25/100। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/6 एज इट इज, 1/5 एज इट इज, 30/100 होता है 3/10, 25/100 होता है 1/4। तो 6, 5, 10, 4 का एलसीएम 60 लेंगे तो आएगा ऊपर 10 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 15/60, यानी कि 55/60। इसको कह दूंगा 11/12 भाग। तो शेष भाग कितना बचा, 1 माइनस 11/12 इक्वल टू 1/12। तो क्वेश्चन के अनुसार रेने का मासिक वेतन हो जाएगा 12 इंटू 5,000 इक्वल टू 60,000। तो सोम का मासिक वेतन क्या है, इसका 3/5 है। तो 3/5 इंटू 60,000 इक्वल टू 36,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कॉलेज ए और कॉलेज बी में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच संबंधित अनुपात 5:8 है। तो कॉलेज बी में छात्रों की कुल संख्या में से 5/8 लड़के हैं जो 60% कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, और बाकी 800 लड़के अन्य स्ट्रीम में पढ़ते हैं। तो कॉलेज ए में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा ध्यान से। कॉलेज ए में छात्रों की कुल संख्या हमने 8x मान ली। लड़कों की संख्या इसमें कितनी है, टोटल का 5/8 है, तो 5/8 इंटू 8x इक्वल टू 5x है। लड़के कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कितना 60%, तो 5x का 60%, 5x इंटू 60/100 इक्वल टू 3x। अन्य स्ट्रीम में लड़के कितने हैं, 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 800। तो 8x इक्वल टू 4 इंटू 800 इक्वल टू 3200। कॉलेज ए में छात्रों की संख्या आ जाएगी 5/8 इंटू 3200 इक्वल टू 2000। तो यानी कि 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि फिफ्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो आप यहां से कह देंगे फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। वर्ष 2013 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 30% अधिक थी। 2014 में गांव ए की जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़ गई। यदि 2014 में गांव ए की जनसंख्या 7,176 थी, तो 2013 में गांव बी की जनसंख्या कितनी थी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। आगे बढ़ते हैं। 2013 में गांव ए की जनसंख्या इक्वल टू 7,176 गुणा 100 डिवाइड बाई 120। इसको हमने सोल्व करा तो ये निकल कर आएगी 5,980। 2013 में गांव बी की जनसंख्या इक्वल टू 5,980 गुणा 100/130 इक्वल टू निकल कर आएगा आप लोगों का 4600। और ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4600। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से।
टॉम ने अली को एक निश्चित धनराशि में से 20% दिए। अली को प्राप्त धन से उसने 25% स्कूल की फीस पर और 35% स्कूल की वर्दी खरीदने पर खर्च किए। उल्लेखित खर्चों के बाद अली के पास 2800 रुपीज बचे हैं। बताइए टॉम के पास शुरू में कितना पैसा था, ये आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। माना कि टॉम के पास प्रारंभिक राशि x रुपए थी, अली को दी गई रकम x/5 रुपीज थी। संबंधित खर्चों के बाद अली के पास राशि बची कितना, x/5 का 40%। तो x/5 का 40% कितना होता है, x/5 इंटू 40/100। इसको सोल्व करेंगे तो 2x/25 रुपीज आएगा, जो कि आपको 2800 दे रखी है। तो 2x/25 इक्वल टू 2800। तो 2x इक्वल टू 2800 इंटू 25, तो x इक्वल टू 2800 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 35,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और आप यहां से कहेंगे कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे राम और श्याम के ने एक निश्चित और समान अवधि के लिए 3:5 के संबंधित अनुपात में एक निश्चित राशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वार्षिक लाभ में राम का हिस्सा श्याम के हिस्से से कितने प्रतिशत कम है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। राम और श्याम का जो हिस्सा है वो 3:5 है। आवश्यक प्रतिशत कितना है, यानी कि राम का हिस्से कितना कम है, तो नीचे आएगा राम का 5, श्याम से कितना कम है, ये तो पूछ रहा है। तो राम का हिस्सा श्याम से कितना कम है, नीचे श्याम का आएगा 5 और राम का 5 से कितना कम है, 3 है। तो 5 - 3/5 गुणा 100, तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 2/5 गुणा 100, यानी कि 200/5 इक्वल टू 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या आंसर आएगा, 40% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। हर साल मीनाक्षी अपने वार्षिक वेतन का 20% पीपीएफ में निवेश करती है और अपने वार्षिक वेतन का 30% किराए पर खर्च करती है। तो हर महीने में किराने का सामान और यात्रा पर मासिक वेतन का क्रमशः 20% और 15% खर्च करती है। उल्लेखित मासिक खर्च किराया सहित का भुगतान करने के बाद वह शेष राशि को बचत के रूप में बैंक में डाल देती है। एक साल में वह 1,79,760 रुपए बचत के रूप में बैंक में जमा करने में सक्षम है। यदि वह अपनी वार्षिक बचत से एक बार में पीपीएफ में निवेश करती है तो वह पीपीएफ में कितनी राशि निवेश करती है, यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बढ़ते आगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं कि माना कि मीनाक्षी की वार्षिक आय x रुपए है, किराना प्लस यात्रा प्लस किराए पर प्रतिशत खर्च 20% प्लस 15% प्लस 30%, टोटल आ गए 65%। तो बैंक में बचत कितनी होगी, 100 में से 65% को माइनस करूंगा 35%। तो x का 35% कितना है आप का 1,79,760 है। तो x का 35%, x गुणा 35/100 इक्वल टू 1,79,760। तो x इक्वल टू 1,79,760 गुणा 100/35 इक्वल टू आ जाएगा 5,13,600। पीपीएफ में निवेश 5,13,600 का कितना है, 1/5 यानी कि 20% है। क्लियर है, कितना है, 20% है। 20% क्या होता है, 1/5 या 20/100 इक्वल टू 1/5 आ जाएगा। तो 1,13,600 का 1/5 हो जाएगा 1,02,720 रुपए। और थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। किसी संख्या का 5/9 भाग दूसरी संख्या के 25% के बराबर है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। तो तीसरी संख्या का मान 2960 है, तो पहली संख्या का 30% क्या है आपको बताना है। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। दूसरी संख्या क्या है, 2960 का 1/4, तो 2960 गुणा 1/4 इक्वल टू 740। पहली संख्या का 5/9, तो पहली संख्या गुणा 5/9 कितना है, दूसरी संख्या का 25%, तो 740 का 25%, 740 गुणा 25/100,
तो पहली संख्या निकल कर आई 740/4 गुणा 9/5 इक्वल टू 333। 333 का 30% बताना, 333 गुणा 30/100 यानी कि 99.9। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जा रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। दिनेश की मासिक आय सुरेश की मासिक आय से 4 गुना है। सुरेश की मासिक आय ज्योति की मासिक आय से 20% अधिक है। तो ज्योति की मासिक आय 22,000 रुपए है, तो दिनेश की मासिक आय क्या है आपको बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सुरेश की मासिक आय कितना है, दिनेश से 20% ज्यादा, यानी कि दिनेश की आय का 120%। तो 22,000 गुणा 120/100 इक्वल टू 26,400, है ना। ठीक है ना। सुरेश की क्या है, ज्योति से 20% अधिक है, और ज्योति की आप लोगों को दे रखी है ना। तो ज्योति की 22,000 दे रखी है, 22,000 से 20% अधिक यानी कि 22,000 का 120%। तो 22,000 गुणा 120% डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 26,400 है सुरेश की आय। तो दिनेश की कितनी है, सुरेश का 4 गुना, तो 4 गुणा 26,400 इक्वल टू 1,05,600। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया, मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि उनके निवेश की कुल राशि 17,880 है, तो रघु ने कितनी राशि निवेश की, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। माना कि रघु का निवेश 100 रुपए है, तो मोहित का कितना हो जाएगा, 10% कम 90। तो प्रदीप का कितना हो जाएगा, इसका 120%, इसका मोहित का। तो 90 गुणा 120/100, क्योंकि इससे 20% ज्यादा था, 20% ज्यादा का मतलब इसका 120%। तो 90 गुणा 120/100 यानी कि 108 रुपए। प्रदीप, मोहित और रघु के निवेश का अनुपात आएगा 108:90:100 इक्वल टू 2 से कैंसिल आउट करूंगा 54:45:50। अनुपातों का योग, इन सभी का योग करूंगा 54:45:50 इक्वल टू 149। रघु का निवेश कितना आ जाएगा, 50 डिवाइड बाई टोटल 50/149, और कितना है 17,880। तो 50/149 मल्टीपल बाई 17,880 इक्वल टू ये निकल कर आएगा आप लोगों का यहाँ पर 6,000, जो कि ऑप्शन 1 में दे रखा है। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, तो 248 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, है ना। तो कितने छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है ना। देखो, अंग्रेजी में जो उत्तीर्ण हुए वह 70%, तो अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण हो गए, अंग्रेजी में असफल छात्र कितने हो जाएंगे, 100 में से 70% को माइनस करेंगे तो बाकी के 30% अनुत्तीर्ण हुए। गणित में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 65 उत्तीर्ण हुए थे, 100 माइनस 65 यानी कि 35 अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में असफल छात्र कितना आ जाएगा, 27 दे रखा है आप लोगों को। एक या दोनों विषय में असफल छात्र, तो 30 + 35 - 27 इक्वल टू 38%। दोनों विषय में असफल छात्र कितने आ जाएंगे, 100 माइनस 38, है ना। दोनों विषय में सफल छात्र है ना, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, 100 माइनस 38 बराबर 65%। माना कि कुल छात्रों की संख्या x है, तो x का 62%, x गुणा 62 इक्वल टू 248, x इक्वल टू 248 गुणा 100/65 यानी कि 400। और ऑप्शन फर्स्ट सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। आकाश ने विषय ए में 73 अंक प्राप्त करे, उसने विषय बी में 56% अंक और विषय सी में x अंक प्राप्त किए। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 थे। तीनों विषय में आकाश के द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत 54% था। उसने विषय सी में कितने अंक प्राप्त किए, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं।
आकाश के द्वारा विषय में प्राप्त अंक 73, आकाश द्वारा विषय बी में प्राप्त अंक 150 गुणा 56%, 150 गुणा 56 बटे 100 इक्वल टू 84। आकाश द्वारा प्राप्त कुल अंक 450 का 54%, 450 गुणा 54 बटे 100 यानी कि 243। विषय सी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा? आकाश द्वारा प्राप्त कुल अंक में से आकाश द्वारा विषय में प्राप्त अंक माइनस करूंगा और माइनस करूंगा आकाश द्वारा विषय बी में प्राप्त अंक। तो विषय सी में प्राप्त अंक हो जाएंगे 243 माइनस 73 माइनस 84। तो विषय सी में प्राप्त अंक निकल कर आएंगे यहाँ पर 86 और सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा, यदि चावल की कीमत में 38% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में वृद्धि ना हो? चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। तो प्रतिशत में कमी कितना करेंगे, है ना? प्रतिशत में कमी कितना करेंगे? जितने की वृद्धि हुई यानी कि 38% डिवाइडेड बाई 100 प्लस 38 गुणा 100, 38 डिवाइड बाई 138 गुणा 100 इक्वल टू 27.5%। और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक शहर की लगातार 2 वर्ष की पहले की जनसंख्या के बीच का अंतर 5000 है। यदि पिछले वर्ष की तुलना में प्रति वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि पिछले वर्ष की लगातार जनसंख्याओं के बीच का अंतर 5000 है और हर साल पिछले वर्षों में 10% की वृद्धि होती है। माना कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या पी है ना, और इनका जो डिफरेंस है वो 10% है। पी का 10%, पी इंटू 10/100 और दे रखा कितना 5000 यानी कि पी निकल कर आएगा 50,000। शहर की वर्तमान जनसंख्या पिछले 2 साल की 50,000 है तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? हर साल 10% बढ़ रही है। 50,000 इंटू 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर, तो 50,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 यानी कि 60,500 अभी फिलहाल शहर में जनसंख्या होगी, यानी कि शहर की वर्तमान जनसंख्या हो जाएगी 60,500। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 30% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, 45% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा कि कितना है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि NA क्या है? हिंदी में असफल छात्र, NB क्या है? अंग्रेजी में असफल छात्र, और NA इंटरसेक्शन B क्या है? दोनों विषय में असफल छात्र। हिंदी में जो असफल हुए 30%, अंग्रेजी में जो असफल हुए NB इक्वल टू 45%, जो दोनों विषय में असफल हुए NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 20%। तो फॉर्मूला होता है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है ना? देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा NA की 30 है, NB की 45 है, माइनस 20% यानी कि 55%। NA यूनियन B 55 आ गया। हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 50 आ गया। तो उत्तीर्ण छात्र क्या आ जाएगा? 100 माइनस 55 यानी कि 45%। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा और फोर्थ ऑप्शन ही क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा, कहते हैं कि पृथ्वी ने 89,745 रुपए अपनी कॉलेज फीस पर 51,291 रुपए व्यक्तिगत विकास कक्षाओं पर खर्च किए और शेष 27% अपने पास नकद के रूप में रखे थे। तो कुल राशि कितनी थी ये आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, कहते हैं कि माना पृथ्वी के पास कुल राशि x थी तो खर्च की गई राशि कितनी है? तो खर्च देखो 27 बच रहे हैं, तो खर्च कितना होगा? 100 माइनस 27 यानी कि 73%। अब क्वेश्चन के अनुसार टोटल का 73%, एक्स का 73% कितना है? 89,745 प्लस 51,291 सवाल में दे रखा है।
तो x का 73%, x गुणा 73/100 इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर दूंगा 1,41,36। तो x बराबर 1,41,36 गुणा 100/73, यानी कि टोटल जो राशि निकल कर आएगी वो आएगी आप लोगों की 1,93,200 रुपए। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को कुल अंकों में से 342 अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। नेहा को 266 अंक मिले और उसे 8% से फेल घोषित किया गया। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, x है, तो x का 8%, x गुणा 8/100 इक्वल टू कितना है 342 माइनस 266 यानी कि 76। तो x इक्वल टू x इंटू 8 अपॉन 100 इक्वल टू 76, x इक्वल टू 76 गुणा 100 डिवाइड बाई 8, तो निकल कर आ जाएगा आप लोगों का x इक्वल टू 950। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 950 आएगा। आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है 950 में से 342, तो 342/950 गुणा 100 इक्वल टू 36%, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक के सभी क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए होंगे। परसेंटेज के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो आपके बैंक पीओ में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।